ठीक है। तो हम लोग 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहे थे। हम लोग का केमिस्ट्री में अभी दो बैचेस चल रहा है। एक हम लोग जो ये 4 बजे जो क्लास लेते हैं, ठीक है, 4 से 5 के बीच जो होता है, इसमें हम लोग 11th का अभी कुछ कुछ टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग का चल रहा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि 12th का आधा सिलेबस आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर 11th का ये चैप्टर आपका अच्छा नहीं है तो फिर आपका आगे का फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 11th का ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हैं 4 से 5 के बीच। इसके अलावा आप लोग का कुछ केमिस्ट्री का क्लास चलेगा जिसमें हम लोग 12th का सिलेबस शुरू करें। ठीक है, तो उसका शेड्यूल अलग से आपको आते रहेगा। ठीक है, 4 से 5 के अलावा बाकी जब शेड्यूल है तो उसमें हम लोग 12th का टॉपिक्स कवर करेंगे। अभी हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग में से कुछ लोग शायद पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमको व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए। ठीक है, मेरा ये नंबर है 74772477। ठीक है, तो हम आपको पिछले क्लास के नोट्स वगैरह भेज देंगे, तो उसको आप देखिए और कुछ जो डाउट्स है वो आप फिर पूछ सकते हैं, फिर आपको हम एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लेके क्लैरिफाई करा देंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मेरा नंबर नोट कर लो, अगर किसी को कुछ मैसेज करना है तो कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत एरोमेटिसिटी के बारे में देख रहे थे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे बताते हैं कोई पर्टिकुलर कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है कि नहीं। ठीक है, तो हमने थोड़ा बहुत हकल्स रूल के बारे में देखा था। हकल्स रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कुछ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब क्या, जहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, और डबल बॉन्ड लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में, या डबल बॉन्ड किसी कार्बोकैटायन के साथ कंजुगेशन में। जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये कंपाउंड है हमारा, जैसे H2C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड क्या है, आपस में कॉन्जुगेशन है। तो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, इसको आप आपस में दोनों का रेजोनेंस करा सकते हैं। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, H2C C, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो प्लस माइनस ने बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड CH2 माइनस। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम्स को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। या फिर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऐसे भी हो सकता है, H2C डबल बॉन्ड CHOH। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, ये इस लोन पेयर के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में। यहाँ पे डबल बॉन्ड दूसरे डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, यहाँ पे डबल बॉन्ड लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में। कैसे, इसका भी अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, इसको इस तरफ शिफ्ट करा जाए, क्या हो जाएगा, H2C माइनस, इधर CH प्लस, और जैसे ही इस पे प्लस आए तो बगल पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इसके साथ बॉन्ड बना देगा, और हमारा ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोन पेयर के साथ क्या है, इसका कॉन्जुगेशन। तो दिस इज पाई पाई कंजुगेशन। ठीक है, पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, दिस इज पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन। ठीक है, इसी तरह हमारा पाई बॉन्ड दूसरे पॉजिटिव चार्ज के साथ भी कंजुगेशन में हो सकता है। फॉर एग्जांपल H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ ये क्या है, कॉन्जुगेशन में। इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करा दो, H2C प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये 3 तरह के हमारे कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है,
एक प्लस चार्ज के साथ, ठीक है। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा कॉन्जुगेटेड सिस्टम जिसमें हमारा पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो सकता है, पाई बॉन्ड हमारा लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में हो सकता है, या फिर पाई बॉन्ड किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में हो सकता है। जब भी ऐसा कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो अपने पास, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, हकल्स रूल लगाते हैं और देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें घूम रहे हैं, ठीक है। रेजोनेंस में घूम रहे हैं मतलब रेजोनेंस में घूम रहे हैं, ठीक है। और उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं, अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन, ठीक है, वो अगर 4n+2 के फॉर्म का आता है तो हमारा कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक। अगर वो 4n के फॉर्मेट का आता है तो हमारा कंपाउंड क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ आता है 4n2 के अलावा अगर किसी और फॉर्मेट पे है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। जैसे कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एक मिनट, स्क्रीन पूरा आ रहा है ना, पूरा आ रहा है। तो कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, जैसे बेंजीन, ठीक है। ये कंपाउंड आपको चेक करना है कि ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अभी तो पूरे दुनिया को पता है कि बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है, लेकिन हम लोग ये हकल्स रूल से इसको डिराइव करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, दिख रहा है सबको, ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन का था। सिमिलरली ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, जैसे यहाँ पे इसके साथ था। फिर ये बॉन्ड और ये बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में है, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पूरा पाई पाई कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कंजुगेशन में है वो 4n+2 होना चाहिए, तब ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो इसको काउंट करते हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स जो कंजुगेशन में हो, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करेंगे, वही जो कंजुगेशन में। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले हमारे कंजुगेशन में है, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले कंजुगेशन में है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले कंजुगेशन में, ठीक है। तो हमारे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है जो कंजुगेशन में है, 2 2 4 2 6, 6 आ गए। अब 6 को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 4n+2 के फॉर्मेट, ठीक है, वेयर n इज अ होल नंबर। तो 4 × 1 + 2 इसके फॉर्मेट में आ गया। तो ये कंपाउंड हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कंजुगेशन में है इलेक्ट्रॉन्स, तो 4n+2 के फॉर्मेट में, तो ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसा कंपाउंड आपके पास, ठीक है, ये कंपाउंड है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है जो कंजुगेशन में है, 1 2 3 4, 4। तो ये कंपाउंड हमारा क्या हो गया, 4n के फॉर्मेट में आ गया। तो ये कंपाउंड हमारा क्या हो गया, 4n के फॉर्मेट में आ गया। तो दिस विल बी एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये कंपाउंड हमारा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीज क्लियर है सबको, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कैसे देख रहे हैं। Yes, sir. ओके, तो ये लास्ट क्लास का हमने बस थोड़ा सा रिवाइज किया कि हम लोग एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक कैसे देखते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आज का क्लास हम लोग का थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड होगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा करेंगे आज के क्लास में, ठीक है। अगर कोई नए स्टूडेंट है तो उनको दिक्कत होगा क्योंकि ये सब चीज उनको पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो वो हमको व्हाट्सएप पे फिर मैसेज करो, हम बताते हैं फिर क्या करें, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक 3 4 इफेक्ट पढ़ लिए। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट,
उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो अब हम लोग जो कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे उसमें हम लोग को इन्हीं इफेक्ट्स के बेसिस पे कुछ कुछ एनालाइज करना है। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन को देखेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तभी लगता है जब बाहर से कुछ रिएक्शन हो रहा हो। ठीक है, अभी हम लोग रिएक्शन कुछ नहीं करा रहे हैं, स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट हमने बताया था दो कैटेगरी का होता है, एक प्लस आई और एक माइनस आई। ठीक है, सिमिलरली मेसोमेरिक इफेक्ट भी दो तरह का हो सकता है, प्लस आर या फिर प्लस एम और माइनस एम। इसकी भी लिस्ट लिखाई थी हमने कि कब प्लस एम होगा, कौन से ग्रुप्स होंगे जो प्लस एम शो करेंगे, कौन से ग्रुप्स होंगे जो माइनस एम शो करेंगे। इसके अलावा हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन हमेशा प्लस एच होता है। ठीक है, माइनस एच भी होता है लेकिन वैसा एग्जांपल आपको जेई के सिलेबस में नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन जब भी होगा प्लस एच, हाइड्रोजन CH3 CH2 प्लस ऐसा कार्बोकटायन होगा। अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना हाइपर कंजुगेशन होगा। ठीक है, माइनस एच हमारे जेई के सिलेबस में नहीं है, लास्ट में थोड़ा सा बता देंगे। ओके, तो अब हम लोग को यहाँ पे एक रूल याद रखना होगा। रूल क्या है कि हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है ये इन तीनों में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। ठीक है, उसके बाद है हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अगर कोई स्पीशीज है, कोई कटायन, कार्बोकटायन है या फिर कार्बन आयन है जो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, तो वो वाला ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू जो हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज्ड है, और वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू जो इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, तो इसका कुछ कुछ एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, फिर ये चीज आपको क्लियर होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये कर लो, किधर लिखे। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया? ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पे चार कटायंस है आपके पास, इसका आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। ठीक है, इसको ट्राई करो। सेकेंड क्वेश्चन,
इन तीनों में आपको कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है ये बताना, ठीक है। तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ठीक है। हम्म। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग के पास चार यहाँ पे क्या है, कटायंस है। ये पहला कटायन है, ये दूसरा कटायन है, ये तीसरा कटायन है, ये चौथा कटायन है, ठीक है। कौन सा कटायन सबसे कम स्टेबल होगा? बताओ। बोलो वालको। सर फोर्थ, फोर्थ क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन में एक है। हाँ, वेरी गुड। किसने बोला ये? आर्यन। अरे, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? देखो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमने क्या बताया, तीन इफेक्ट हम लोग को हमेशा देखना है, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिविटी, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन किस केस में सबसे ज्यादा होगा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हाइपर कंजुगेशन देख रहे हैं। यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? नंबर 1 में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अमीशा बताओ। तो दो नहीं है, ध्यान से देखो। सर चार चार। चार, ठीक है। दो हाइड्रोजन इधर होंगे, दो हाइड्रोजन इधर होंगे, तो चार अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन सर? थर्ड। सात। सात, ठीक है। दो दो चार और तीन, सात अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? तीन। तीन नहीं है, दो है। इधर से थोड़ी रेजोनेंस होगा। हमारा जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, एक मिनट इधर ध्यान दो, ये जो होता है हमारा, तो ये वाला कार्बोकैटायन क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है। अगर sp2 है तो उधर नहीं हो सकता है हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो इधर तो sp2 है, तो इधर से कुछ अल्फा हाइड्रोजन हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें 2 है। तो ये हुआ हाइपर कंजुगेशन से। फिर इसमें कुछ ऐसा है, रेजोनेंस ऐसा कुछ हो रहा है इन चारों में किसी में? रेजोनेंस तो सेकंड वाला। सेकंड वाले में, वेरी गुड। तो यहाँ पे लोन पेयर क्या है? पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन। तो ये कैसे है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और हमने अभी बताया कि रेजोनेंस क्या होता है, डोमिनेट करता है हाइपर कंजुगेशन के ऊपर, और ये डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो रेजोनेंस से अगर कुछ स्टेबल बन रहा है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, और रेजोनेंस से अगर कोई अनस्टेबल बन रहा है तो वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल बनेगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस से क्या हो रहा है, ये अगर इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इधर इधर कर देते हैं। ये आपका कार्बोकैटायन है, इसका आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसको इधर शिफ्ट किया, ये प्लस माइनस ने बॉन्ड बनाया और यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है। तो इससे रेजोनेंस के कारण क्या हुआ, इसका आप रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं ना, रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बना तो रेजोनेंस हाइब्रिड इसका कैसा होगा? ऐसे डेल्टा प्लस, सॉरी प्लस, ठीक है। प्लस चार्ज आपका इन तीन कार्बन के ऊपर क्या हुआ? फैल गया, ठीक है। तो इफेक्टिवली एक कार्बन पे क्या हो रहा है? चार्ज कम हो रहा है, तो रेजोनेंस से ये चीज स्टेबलाइज हो रहा है। और अगर रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है मतलब सबसे ज्यादा क्या होगा यहाँ पे? स्टेबल बनेगा। तो इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे के पास क्या हो गया? आंसर हम लिख रहे हैं, फर्स्ट का आंसर। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? बोलो। सेकंड। सेकंड नंबर, ठीक है। उसके बाद थर्ड। हाँ, थर्ड वाला, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। उसके बाद बोलो। फर्स्ट। फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ। ये हमारा ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? इसमें कुछ डाउट? सर कोई रेजोनेंस से कैसे स्टेबल होता है वो कैसे चेक करेंगे? रेजोनेंस से देखो, हमने पहले ही क्लास में बताया था, कोई भी ऐसा फैक्टर अगर हो जिससे हमारा चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, मतलब एक कार्बन के ऊपर चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रह के
दो तीन कार्बन या फिर दो तीन अदर एटम्स पे चार्ज फैल रहा है, तो वैसा फैक्टर क्या होता है, स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई ऐसा फैक्टर हो रहा हो जिसके कारण चार्ज डिस्पर्शन नहीं हो रहा हो, चार्ज इंटेंसिफिकेशन हो रहा हो, मतलब उस पे प्लस चार्ज है पहले से और प्लस चार्ज इंटेंसिफाई हो रहा है अगल बगल के ग्रुप्स के कारण, तो ऐसा फैक्टर क्या होता है, अनस्टेबिलिटी लाता है। ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा है, ये जो प्लस चार्ज है वो इस दोनों कार्बन पे बट रहा है। ठीक है, तो चार्ज फैल रहा है, तो इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, चीज स्टेबल बन रहा है। क्लियर है? यस सर। तो सेकंड नंबर ट्राई करो, इस एक्सप्लेनेशन का यूज करके सेकंड नंबर ट्राई करो, आप लोग से हो जाना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन। 1 मिनट टाइम लो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। हुआ ये वाला? चलो इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास तीन कंपाउंड्स हैं, एक दो तीन, तीन कार्बोकैटायंस है, तीनों का आपको क्या स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। ठीक है, तो देखते हैं तीनों कार्बोकैटायन का नेचर कैसा है। ठीक है, ये वाला कार्बोकैटायन कैसा कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री? हेलो, बोलो। सर 2 डिग्री। 2 डिग्री, ठीक है, दो कार्बन से हटा दिया। ये कार्बोकैटायन कैसा कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री? 1। 1 डिग्री। और ये वाला भी क्या है, 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, बोलो। 2 डिग्री सबसे ज्यादा। 3 सबसे ज्यादा 1। होता है, फिर 2 फिर 1, यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसलिए कायदे से क्या होना चाहिए, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होना चाहिए इन कंपैरिजन टू, तो हमारा कंपाउंड 1 सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, उसके बाद 2 होना चाहिए, उसके बाद क्या, और 2 और 3 में हम लोग को सोचना है थोड़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पंगा है। ठीक है, पंगा क्या है, ये हमारा ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप, सीओ ग्रुप। ठीक है, तो सीओ ग्रुप कैसा है, ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है कि माइनस एम इफेक्ट शो करता है, ये जो ग्रुप है सीओ, इसके बारे में बताइए, ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा कि माइनस एम? हमने बताया था रेजोनेंस में पढ़ा रहे थे, तो कौन कौन ग्रुप प्लस एम शो करेगा, कौन कौन माइनस एम करेगा, याद है कुछ? हेलो, सर -m।
माइनस एम शो करेगा, ठीक है। तो माइनस एम मतलब ये रेजोनेंस से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है बाहर से, ठीक है। अगर बाहर से ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो बगल वाले एलिमेंट पे ये कौन सा चार्ज देगा, प्लस की माइनस, प्लस। प्लस, ठीक है। तो ये ग्रुप क्या करेगा, बगल वाले पे प्लस चार्ज दे देगा, डेल्टा प्लस है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करेगा, बगल वाले पे प्लस देगा, और ये थोड़ा दूर है तो थोड़ा कम प्लस देगा, ठीक है। यहाँ पे भी CH2 प्लस बगल में है तो यहाँ पे प्लस चार्ज देगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस के थ्रू डीस्टेबलाइज कर रहा है, समझ में आया, यहाँ पे प्लस चार्ज को और ये इंटेंसिफाई कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में सबसे कम इंटेंसिफाई कर पाएगा क्योंकि दूर है, ठीक है। हेलो, यस सर। तो हमारा सबसे स्टेबल क्या हो जाएगा, सेकेंड वन, क्योंकि यहाँ पे चार्ज इंटेंसिफिकेशन सबसे कम हो रहा है। अब बचा ये दोनों, तो ये भी जस्ट बगल में है और ये भी जस्ट बगल में है, तो डेल्टा प्लस इस पे भी आएगा और डेल्टा प्लस इस पे भी आएगा, तो रेजोनेंस के हिसाब से यहाँ पे टाई हो गया। रेजोनेंस के हिसाब से 1 और 3 में अब क्या हो रहा है, टाई हो रहा है। तो फिर अब अगला फैक्टर देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं रेजोनेंस, फिर देखते हैं हाइपर कंजुगेशन, फिर देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस देख लिया हमने, रेजोनेंस से ये पता चलेगा कि सेकंड सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है, और फर्स्ट और थर्ड में रेजोनेंस के हिसाब से तो इक्वल डेल्टा प्लस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बगल में, जस्ट बगल में, क्लियर है। अब हम लोग फिर अगले फैक्टर की तरफ बढ़ेंगे, हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इधर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन से ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। हाइपर कंजुगेशन ये प्लस एच शो करेगा, ठीक है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो स्टेबल बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कुछ अल्फा हाइड्रोजन है नहीं उधर, तो वो केस क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, फिर हमारा फर्स्ट, फिर हमारा थर्ड, ठीक है। कैसे देख रहे हैं, चीजों को समझ में आ रहा है। सर एक बार फिर से। देखो, सबसे पहले हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। रेजोनेंस से जो ऑर्डर आता है उसको पहले लिख लेते हैं, तो कुछ कुछ चीज क्लियर हो जाता है रेजोनेंस से, ठीक है। और कुछ चीज में डाउट रहता है, जैसे यहाँ पे रेजोनेंस हमने कराया, तो रेजोनेंस से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, फिर प्लस आएगा तो बगल से खींचेगा, इसलिए ये माइनस इफेक्ट शो कर रहा था, ठीक है। माइनस इफेक्ट मतलब, माइनस एम इफेक्ट मतलब यहाँ पे डेल्टा प्लस को ये इंटेंसिफाई कर रहा है, बगल पे डेल्टा प्लस और आ रहा है, ठीक है। यस तो सर। यहाँ पे डेल्टा प्लस आया, यहाँ पे डेल्टा प्लस आया, यहाँ पे डेल्टा प्लस आया, और इस वाले प्लस पे क्या डेल्टा डेल्टा प्लस आएगा क्योंकि ये थोड़ा दूर हो गया है ना। तो इसके कारण यहाँ पे चार्ज बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया, यहाँ पे चार्ज बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया, और यहाँ पे उतना इंटेंसिफाई नहीं हुआ, ठीक है। तो रेजोनेंस के हिसाब से हमारा ऑर्डर ये आया बाय रेजोनेंस, ठीक है। ये चीज कि सेकंड सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, और फर्स्ट और थर्ड में अभी कह नहीं सकते, रेजोनेंस से नहीं कह सकते क्योंकि रेजोनेंस से दोनों में डेल्टा प्लस आया है, ठीक है। तो इसमें अब कैसे कहेंगे, फिर अगले फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन से क्या है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, वहां पे 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो 1 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू थर्ड, क्लियर है। यस सर। ओके, ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं। सर तो फाइनल ऑर्डर 2 1 3 होगा ना। हाँ, 2 और 3। बट सर प्रायोरिटी ऑर्डर तो रेजोनेंस को मिली है। क्या, सर रेजोनेंस की प्रायोरिटी तो ज्यादा है। हाँ, रेजोनेंस की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए रेजोनेंस पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, फिर ये चीज आपको क्या होगा, और ज्यादा क्लियर होगा। ओके सर। इसको मिटा दे। यस सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
ठीक है, कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 2, कंपाउंड नंबर 3, कंपाउंड नंबर 4। इसमें सोचो थोड़ा कैसे करेंगे, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये दो क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। पहला वाला ट्राई कर लिया आप लोगों ने? सर थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वेरी गुड। उसके बाद सेकंड। सेकंड, ठीक है। उसके बाद फोर्थ। वेरी गुड, समझ गया आप। ठीक है, ओके। सेकंड वाला ट्राई करो, फिर हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं।
ठीक है, चलो इसको ट्राई करते हैं। ओके, बुक डाल दो यार इधर। ठीक है, स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है सबको? नो सर। एक सेकेंड, फोकस हुआ? फोकस नहीं हो रहा है। ये फोकस क्यों नहीं हो रहा है? चंदन देखिए फोकस क्यों नहीं, फोकस हो रहा है? हो रहा है फोकस? इंटरनेट इसका वाईफाई वाला ही कनेक्टेड क्लियर नहीं आ है रही तो सर। आपका डेटा है, डेटा से होता है तो कम से कम ब्लर आने लगता है, वाईफाई है, फिर क्यों फोकस नहीं हो रहा है? ठीक है, क्या हो रहा है? खड़े रहे। ओके, तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस ग्रुप पे डाल देंगे, आप लोग उसको ट्राई करें, ठीक है? और इसको फिर हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? कैसे कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी, सिमिलरली कार्बन आयंस में सब क्वेश्चन में आपको यही चीज देखना है। सबसे पहले रेजोनेंस देखना है, फिर हाइपर कंजुगेशन देखना है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, ठीक है? और रेजोनेंस डोमिनेट करेगा हाइपर कंजुगेशन के ऊपर और ये डोमिनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। अगर रेजोनेंस से कुछ चीज स्टेबल हो रहा है तो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर रेजोनेंस से कुछ अनस्टेबल हो रहा है तो वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस हम ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है? आप लोग फिर हम लोग कल का क्लास इसी के डिस्कशन के साथ शुरू करेंगे, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, हम लोग यहाँ से फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर।